हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल का ओवरव्यू कैसा है। अगर किसी भी टिपिकल सेल को हम देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेल में देखे जा सकते हैं, टिपिकल ओवरव्यू क्या होगा उसे डिस्कस करेंगे बच्चे। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना स्टार्ट करता हूं मैं लेक्चर को। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी टिपिकल सेल को बच्चे अगर आप देखते हो तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सबसे बाहर एक कवरिंग होती है बच्चे, एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं आपको सेल का। सबसे बाहर क्या होती है? कवरिंग होती है। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है इसे सेल वॉल कंसिडर किया गया है। क्या कंसिडर किया गया है? सेल वॉल। ये सबसे आउटर लेयर होती है बच्चे किसी भी प्लांट सेल की। ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। जैसे हमारा रूम है उसी प्रकार एक सेल है। रूम पे जैसे वॉल्स बनी हुई है रिजिड एकदम, उसी प्रकार सेल पे भी सेल वॉल लगी हुई है रिजिड एकदम। जैसे रूम को शेप कौन दे रहा है? ये जो वॉल्स है इसकी, उसी प्रकार सेल को शेप कौन दे रहा है? ये जो उसकी सेल वॉल है। प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगी बच्चे। इस सेल वॉल के अंदर की तरफ एक लेयर और होगी बच्चे, जो कि थिन होगी, जो कि फ्लेक्सिबल होगी, उसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन बोलो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, चाहे प्लाज्मा लेमा बोलो, ये सारे वर्ड क्या है बच्चे? सिनोनिम्स है, ये सेम वर्ड्स है। ये जो है आउटर डिलिमिटिंग बाउंड्री होती है किसी भी एनिमल सेल की। अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल। अगर कोई एनिमल सेल है तो उसके सबसे बाहर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल के अंदर उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये यूनिवर्सल है। दुनिया का कोई भी सेल हो, मैं कहता हूँ बैक्टीरिया से लेकर हाईएस्ट एडवांस एनिमल का सेल हो, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। अगर सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये कंपलसरी बात है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है ये। उसके अलावा इन दोनों चीज़ों के बीच में भी कुछ स्पेस होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चे? कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है। इस स्पेस के अलावा एक मेजर स्पेस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंस्ट्रक्ट होता है। इस मेजर स्पेस के अंदर फ्लूइडी मटेरियल होता है, उसके अंदर कुछ सॉलिड पोर्शंस भी होते हैं। सॉलिड पोर्शंस में मेजरली ऑर्गेनेल्स आते हैं बच्चे। इसलिए ये जो फ्लूइडी मटेरियल है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये सेमी फ्लूइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई। फ्लूइडी तो मैंने बता दिया भाई, फ्लूइड जैसा है, लिक्विड स्टेट में है ना। सेमी फ्लूइड क्यों आया है? सेमी का मतलब है कुछ पोर्शंस यहाँ पर सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे कुछ पार्टिकल्स और पढ़ाऊंगा आपको जिन्हें ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, है ना। कुछ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स पढ़ाऊंगा आपको। इसीलिए ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है बच्चे। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज कंडक्ट होती है। मेन एरिया होता है भाई ये सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी का, इसलिए मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज लिखा है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है किसी भी सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में ही होती है बच्चे। इसलिए ये हेल्प करता है किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में रखने में। अगर सेल लिविंग है इसका मतलब है उसमें साइटोप्लाज्म है। किसी भी ऑर्गेनेल से, उसके न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है। अगर साइटोप्लाज्म होगा तो वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी और वो सेल लिविंग कहा जाएगा। बात समझ आती है? ये है बच्चे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ स्ट्रक्चर और होते हैं बच्चे टिपिकल सेल के अंदर। जैसे मैं कहूँ ये है न्यूक्लियस। ये जो पिंक कलर से हमने बाउंड्रीज बनाई है, डबल डबल बाउंड्रीज, ये किसकी बाउंड्रीज है बच्चे? न्यूक्लियस की बाउंड्रीज है। हमने यहाँ पे लिखा भी है ये बाउंड्रीज किसकी है बच्चे? न्यूक्लियस की है। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ये एक डेंस स्ट्रक्चर होता है बच्चे, डेंस। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर बीच बीच में मेम्ब्रेन्स एब्सेंट है, वहाँ पर बनता है न्यूक्लियर पोर बच्चे। जहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज करती है ना, यहाँ पर क्या बनता है बच्चे? न्यूक्लियर पोर बनता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये रहे क्रोमोसोम जो कि आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं। इन ऑरेंज कलर के क्रोमोसोम का जो बेसिक मटेरियल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो होता है बच्चे डीएनए, जिसको हमने ग्रीन कलर से लेबल किया है क्रोमोसोम के अंदर। एक्चुअली में जैसे हमारा घर छोटे छोटे ईंट पत्थर से मिलकर बना है, जैसे हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, उसी प्रकार क्रोमोसोम छोटे छोटे डीएनए के पोर्शन से मिलकर बना है। वो डीएनए हमने यहाँ पे लिखा है। डीएनए का पूरा नाम लिखा है आपके सामने, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये एक जेनेटिक मटीरियल होता है बच्चे। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इसी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। बोलो बात समझ में आती है? ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन
होती है बाहर की तरफ वाली, ये बाहर की तरफ कुछ इनफोल्डिंग बनाती है जो पूरे सेल के अंदर स्प्रेड आउट होती है। अगर उस इनफोल्डिंग के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में SER भी बोलते हैं। यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है। अगर इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है वो जो इनफोल्डिंग बना रही है, उस इनफोल्डिंग के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिखा हुआ RER शॉर्ट में। अगर इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो बोलेंगे SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला टर्म। बोलो बात समझ में आती है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इनफोल्ड बनाती है, अगर उस इनफोल्ड पे राइबोसोम है तो RER, अगर राइबोसोम नहीं है तो SER। बात समझ में आती है। राइबोसोम जो है बच्चे ये भी एक सेल का ऑर्गेनेल है। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये ER के ऊपर हो सकता है, ये कुछ ऑर्गेनेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। उन ऑर्गेनेल के नाम है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी राइबोसोम देखे जा सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है। इस स्लाइड का एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे लेकर चलूंगा आपको। तो उम्मीद है भाई समझ में आया है और आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चे कि टाइप ऑफ द सेल के बारे में। न्यूक्लियस के एडवांसनेस के बेसिस पे और न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। बच्चे ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये प्रो और कैरियन से मिलकर बना है, ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है वो यू और कैरियन से मिलकर बना है। प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब पुराना, जो कि पूरी तरीके से एडवांस नहीं है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है बच्चे। इस यू का मतलब भी ट्रू होता है, वेल डिफाइंड यानी कि पूरी तरीके से एडवांस्ड, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है प्रोकैरियोटिक के अंदर पुराना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक के अंदर नया यानी कि एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बोलो बात समझ में आती है। कुछ बेसिक फीचर यहां पर लिखे हुए हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर दोनों चीजें प्रेजेंट है भाई। न्यूक्लियर का एनवेलप जो है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा बच्चे। उसके अलावा मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होगा जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। मैं आपको समराइज कर दूं, हालांकि पिछली क्लास में बताया था कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिन पे डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, जैसे राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। यहाँ पर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल नहीं मिलेंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ER, गोल्जी बॉडी है ना, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब यहाँ पर एब्सेंट होंगे। कौन मिल सकता है यहाँ पर? राइबोसोम मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। बात समझ में आती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो प्रेजेंट होगी बच्चे, अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी। ये जो है यूजुअली छोटे सेल होते हैं बच्चे, स्मॉलर होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, और इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये साइंटिस्ट का नाम था बच्चे, स्वेडबर्ग, इसलिए बोल दिया स्वेडबर्ग यूनिट। यहाँ पर मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं बच्चे। मेम्ब्रेन वाले सारे ऑर्गेनेल यहाँ पर मिल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी। साइज के अंदर ये थोड़े बिगर सेल होते हैं। राइबोसोम यहाँ पर दोनों टाइप के होते हैं, 70S भी प्रेजेंट होते हैं और 80S भी प्रेजेंट होते हैं। जो 70S होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो 80S होते हैं ये साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, साथ ही RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये है बच्चे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल, जिनके अंदर मेजर डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, मेजर डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। प्रो का मतलब न्यूक्लियस पुराना है, बात समझ आती है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है नहीं। यू का मतलब न्यूक्लियस एडवांस है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है। अगर मेम्ब्रेन है तो यहां पर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इधर नहीं मिलेंगे। बोलो बात समझ में आती है। ये मेजर है, और सेल मेम्ब्रेन तो दोनों जगह प्रेजेंट है, ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और प्रोकैरियोटिक पुराना है तो छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा सेल होता है। यहाँ पर ओनली 70S के राइबोसोम है, यहाँ पर 70S के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, और 80S के राइबोसोम मिलेंगे बच्चे साइटोप्लाज्म में और RER पे। बोलो बात समझ में आती है। दो टाइप के सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं।
चलिए बच्चे, अब समझाता हूं मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दिखते कैसे हैं। दिखने में क्या, दिखाई देने में भी कोई डिफरेंस होता है क्या इनके अंदर? ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी सबसे बाहर सेल वॉल ड्रॉ की है हमने, यहां पर भी सबसे बाहर हमने सेल वॉल ड्रॉ की है। सेल वॉल दोनों के अंदर मिल सकती है, प्लांट के अंदर होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती। ये प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस है, प्रो और यू में दोनों में हो सकती है। बात समझ में आती है? सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि यूनिवर्सल होती है, यहां भी ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि यूनिवर्सल है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, ये कुछ इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में सिंगल सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियस ना बोलकर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है उसी को न्यूक्लियोइड बोला गया है। बात समझ में आती है? यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कि यूनिवर्सल होता है भाई, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जो यूनिवर्सल होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना बच्चे, ये काफी वेल एडवांस्ड है, यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए प्रॉपर न्यूक्लियस वर्ड इसे दिया गया है, इसे न्यूक्लियोइड वर्ड दिया गया है। यहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ देख सकते हो आप ईआर भी है, यहां पर गोल्जी बॉडी भी है, यहां पर कुछ मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी है, जैसे यहां पर क्लोरोप्लास्ट होगा, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सब प्रेजेंट होंगे भाई। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, लिखा हुआ है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से? जैसे न्यूक्लियस कोई ऑर्गेनेल नहीं है, बट स्टिल इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉट ऑर्गेनेल, स्ट्रक्चर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जिसे टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे बच्चे। राइबोसोम मिल सकता है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है जो यहां पर प्रेजेंट हो सकता है, और ये भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ जुड़े हुए राइबोसोम मिलेंगे यहां पर, और 70S टाइप के राइबोसोम यहां पर मिलेंगे। यहां पर 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये साइज के अंदर स्मॉलर होता है, ये साइज के अंदर बिगर होता है बच्चे। अगर ये छोटा सेल है, एडवांस नहीं है, तो ये बहुत जल्दी डिवाइड करता है, ये बहुत जल्दी सेल डिवीजन शो कर देता है, इसलिए डिवाइड फास्टर करता है भाई। ये काफी कॉम्प्लेक्स सेल है, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो जब बंटवारा करना होगा, डिवीजन करना होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये स्लोली डिवाइड करता है। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चे अपन प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस में। मेन एरिया, कोर एरिया बताता हूं बच्चे आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखो बच्चे, पेड़ों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्लांट है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल, एक एक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चे। एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं मिलती है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। यहां पर सेंटर के अंदर वैक्यूल मिलती है, इसलिए सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे साइड में वैक्यूल मिलते हैं, सेंटर पे वैक्यूल नहीं मिलते हैं, इसलिए सेंट्रल वैक्यूल पे एब्सेंट लिखा है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जैसे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं बच्चे, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है वो कुछ रस्सी जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ये जो रस्सियां हैं रोड से, ये क्रोमोसोम को पकड़ के खींचने में हेल्प करती है सेल डिवीजन में। बोलो बात समझ में आती है? तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। बाकी ये तीनों चीजें प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। ये मेन 4 डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इनकी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है C4। पहले C से होगा सेल वॉल, अगले C से क्लोरोप्लास्ट, अगले C से सेंट्रल वैक्यूल और अगले C से सेंट्रियोल। इसे आप सेंट्रोसोम भी याद रख सकते हो। तो C4 से हमने याद कराया है आपको प्लांट और एनिमल के बीच के डिफरेंस। अगर इन दोनों सेल्स को अगर आप देखते हो तो क्या स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आता है क्या? प्लांट के अंदर आपको सेल वॉल दिखेगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं दिखेगी। प्लांट में सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आपको दिखेगी। प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल दिखेगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर छोटा सा वैक्यूल दिखेगा। वो भी कहां दिख रहा है? ये साइड में दिख रहा है, देखो छोटा सा वैक्यूल। बात समझ आई? यहां पर न्यूक्लियस जो है वो कॉर्नर में चला गया, क्योंकि बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में है तो न्यूक्लियस को साइड में सरका दिया, कॉर्नर पे चला गया। जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। बात समझ में आती है? उसके अलावा यहां पर क्लोरोप्लास्ट मिलता है बच्चे, जो यहां पर नहीं मिलेगा, और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल मिलता है जो हेल्प करता है डिवीजन
रीजन में क्रोमोसोम को पकड़ के खींचता है स्पिंडल फाइबर के द्वारा, ये सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं मिलेगा। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। मैं वापस इस येलो लाइन को इरेज कर देता हूँ। क्लियरिटी है बच्चे, सेंट्रियोल और राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है बच्चे। क्लियरिटी। दो लाइन मैंने और लिख रखी है आपके लिए कि टिपिकल सेल जो एनसीईआरटी सजेस्ट करती है फॉर द एक्सपेरिमेंट, कोई प्लांट सेल अगर आपको देखना है तो अनियन का पील सेल आप देख सकते हो, कोई एनिमल सेल अगर आपको देखना है तो ह्यूमन का चिक सेल आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये टिपिकल सेल है जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हो जाते हैं इजीली। बोलो क्लियरिटी है टॉपिक में, आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूं बच्चे, सेल जो है वो ग्रेटली वेरी करते हैं बच्चे साइज के अंदर, ठीक है। सेल जो है वो साइज के अंदर, शेप के अंदर और अपनी एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वेरी का मतलब है चेंज बच्चे, बहुत ज़्यादा चेंज रखते हैं। पहले मैं समझाता हूँ लेंथ और साइज क्या होते हैं बच्चे। जैसे मैं कहूँ मेरी लेंथ यहाँ से लेकर मेरे पैरों तक ये लेंथ है मेरी। जैसे मैं कहूँ मेरा साइज, साइज डिपेंड करता है ओवरऑल वॉल्यूम के ऊपर, ओवरऑल वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। और लेंथ तो एक लेंथ है बेसिकली, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है ना, आप समझ ही सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है बच्चे, एक पिलर है जिसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर इसका आप साइज कैलकुलेट करना चाहो तो एक एक पोर्शन, जो छोटा छोटा पोर्शन है उसे लेना पड़ेगा और उसे अरेंज करके वॉल्यूम की फॉर्म में हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका साइज निकालना पड़ेगा। इसी पिलर को छोटे छोटे टुकड़ों में कवर अप करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम साइज का आइडिया लगा सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ का पैरामीटर है वो ज़्यादा होगा साइज के पैरामीटर से। बात समझ में आती है। जैसे मैं कहूँ किसी कंटेनर का, ये कोई कंटेनर है बच्चे, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम अगर अपन निकालते हैं तो उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। बात समझ में आती है आपको, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी वॉल्यूम के कंपैरिजन में। साइज जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है किसी बॉडी का। बात समझ आई। यानी कि यहाँ से आइडिया क्या लेना है सर, यहाँ से बस इतना ध्यान में रखो बच्चे, लेंथ ज़्यादा होगी साइज से, लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी साइज से। ध्यान से देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लेंथ को और साइज को याद रखने के लिए एक साथ लिख दी जितने भी एनसीईआरटी में साइज दिए थे बच्चे। बैक्टीरिया की लेंथ जो लाइनों में लिखी है एनसीईआरटी में वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है। किसी टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की जो लिखी है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर है। जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है, फिर भी साइज डिफरेंट दिया है एनसीईआरटी में। अगर बैक्टीरिया पूछ लिया साइज में तो 3 to 5 माइक्रोमीटर ही लगा कर आओगे। अगर प्रोकैरियोटिक सेल पूछ लिया तो 1 से 2 माइक्रोमीटर ही लगा कर आओगे। बात समझ आती है या नहीं। अगर यूकैरियोटिक सेल पूछ लिया गलती से तो प्रोकैरियोटिक सेल का 10 गुना, 1 से 2 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इसका 10 गुना, 10 से 20 माइक्रोमीटर। ये रहा 10 से 20 माइक्रोमीटर। बात समझ में आती है। अगर पूछ लिया माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है, क्या पूछ लिया बच्चे, लेंथ कितनी होती है, तो ध्यान से सुनना, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है बच्चे माइकोप्लाज्मा की। और जो माइकोप्लाज्मा होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है। बोलो बात समझ में आती है। इसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी कहा गया है। माइकोप्लाज्मा को प्रोकैरियोटिक सेल तो है ही, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा गया है। 0.3 इसकी क्या है बच्चे, माइक्रोमीटर में लेंथ है। और जो पीपीएलओ होता है, पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो पीपीएलओ है ये एक टाइप के माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, एक टाइप के माइकोप्लाज्मा। इनकी जो साइज है वो बहुत ध्यान से देखो, 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी, 0.1। माइकोप्लाज्मा की कितनी, 0.3। पीपीएलओ की कितनी, 0.1 माइक्रोमीटर। बहुत ही बढ़िया से याद रखेंगे इसे। पीपीएलओ की साइज 0.1 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा की 0.3। पीपीएलओ खुद क्या है, माइकोप्लाज्मा का टाइप ही है। उसके बाद वायरस की साइज कितनी दे रखी है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक वायरस की साइज दे रखी है। बट वायरस कोई लिविंग नहीं है, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। बात समझ में आती है आपको, क्लियरिटी है टॉपिक में। बहुत सारे एनसीईआरटी के साइज लिख दिए मैंने आपके सामने एक साथ, रिलेट करके, कंपेयर करके, ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर पाओ। रिलेट करके, कंपेयर करके, कोई डाउट का सेक्शन ही नहीं बने। क्लियरिटी है।
आगे बढ़ जाऊं बच्चे, ये जो पीपीटी है ये आपको मिल जाएगी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल थोरेक्स 100 पे। अभी नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो पीपीटी को देखकर भी आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम, चलिए बच्चे आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कुछ सेल्स के बारे में। कुछ एनसीईआरटी के अंदर सेल्स दिए हैं। सबसे पहला सेल बताया है बच्चे रेड ब्लड सेल, जिसे इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड जिसे आरबीसी भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये राउंड होता है बच्चे, आप देख सकते हो राउंड है। ये कैसा है? राउंड। ये बाइकोनकेव होता है, इसकी जो दोनों राउंड सरफेस होती है ये बाइकोनकेव होती है। कैरम की गोटी देखी है आपने, राउंड तो होती है लेकिन ऊपर से और नीचे से दबी हुई होती है। कॉनकेव सरफेस बनते हैं, दोनों तरफ कॉनकेव, इसलिए बाइकोनकेव। वो राउंड है इसलिए राउंड। तो आरबीसी राउंड भी है, बाइकोनकेव भी है। इसका रेडियस आरबीसी के सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 3.5 माइक्रोमीटर एनसीईआरटी में। और इसका डायामीटर, इसका डबल क्या हो जाएगा बच्चे? रेडियस का डबल डायामीटर, तो 7 माइक्रोमीटर डायामीटर दिया है एनसीईआरटी के अंदर आरबीसी का। तो आरबीसी की रेडियस 3.5, डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। ये राउंड है, बाइकोनकेव है, बात समझ में आती है। व्हाइट ब्लड सेल जो है, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूको वर्ड का मतलब भी व्हाइट होता है। ये अमीबा के जैसा होता है, अमीबॉइड, यानी कि इर्रेगुलर शेप में ये अपना शेप बदलता रहता है, जर्म्स को खाने के लिए, इनगल्फ करने के लिए। बात समझ में आती है। इसके बाद बच्चे कोलुमनार सेल की बात करते हैं। देखो बच्चे, कोलम बोलते हैं खंबे को, खंबे का मतलब पिलर, ठीक है। अगर पिलर जैसा सेल है तो इसके अंदर बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए उसे बेसल न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक कॉलम जैसा सेल है इसलिए कोलुमनार सेल बोलते हैं। एक पिलर जैसा सेल है, न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट है, इसलिए बेसल न्यूक्लियस होता है बच्चे। उसके बाद नर्व सेल। नर्व सेल कुछ ऐसी दिखाई देती है, बहुत ही लंबी लंबी सेल होती है जिसमें ब्रांचेस भी निकलती है। देखो ये ब्रांचेस निकल रही है नर्व सेल की, बात समझ में आती है। ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो नर्व सेल है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। अगर लार्जेस्ट सेल पूछ लेना बच्चे तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो क्या बताएंगे? नर्व सेल बताएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे ट्रेकिड के बारे में, किसके बारे में? ट्रेकिड के बारे में, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, इसलिए ये डेड सेल है। बात समझ में आती है। ट्रेकिड के अंदर के जो साइटोप्लाज्म है वो सारे गायब हो गए। अब ये खोखला पाइप की तरह है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ये इलोंगेटेड लंबा सा सेल है। इलोंगेटेड का मतलब खींचा हुआ, लंबा किया हुआ। इसके बाद आते हैं मीजोफिल सेल के ऊपर। मीजोफिल सेल बच्चे राउंड होते हैं बच्चे, ये ओवल एक शेप के भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट फिल होता है। इनके अंदर क्या फिल होता है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट फिल होता है। तो उम्मीद करता हूं टॉपिक के अंदर क्लियरिटी है आपको। इतने सारे सेल के बारे में एनसीईआरटी का जो डाटा दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं और एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम बताता हूं आपको। सबसे पहले रेड ब्लड सेल, अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो एनसीईआरटी में लिखा है राउंड और बाइकोनकेव की फॉर्म में, और इसका डायामीटर 7 माइक्रोमीटर एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है। व्हाइट ब्लड सेल के डायग्राम में अमीबॉइड लिखा है। कोलुमनार एपिथेलियम में लॉन्ग और नेरो लिखा है। नेरो का मतलब पतला, लंबे लंबे सेल है, ये थीन सेल है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद नर्व सेल दिया है जिसपे ब्रांच और लॉन्ग लिखा है, भाई देख सकते हो कितनी सारी ब्रांचेस है, लंबा है ये। और ट्रेकिड के ब्रैकेट में इलोंगेटेड लिखा है, लंबा सेल देख सकते हो आप। मीजोफिल के ब्रैकेट में राउंड लिखा है, ओवल लिखा है। और यहाँ पर ये जो व्हाइट डॉट्स है ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चे। तो ये है कुछ डायग्राम एनसीईआरटी के, जिनको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, याद करवाया, फिर आपको डायग्राम दिखाया है। इतना आप नोट करो, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। अब चलिए बच्चे, अब रीड करते हैं एनसीईआरटी को। इतना जो टॉपिक पढ़ाया है उसकी एनसीईआरटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छूटेगा नहीं। लाइन तो बहुत बड़ी बात है, वर्ड छूट नहीं सकता है। एनसीईआरटी से एक भी वर्ड ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके का बैच आपके लिए लेकर आए हैं भाई। ओवरव्यू देख रहे हैं भाई सेल का, हेडिंग के अंदर है ना, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन अनियन पिल। आपने अनियन पिल के अंदर सेल को ऑब्जर्व किया है भाई, छोटी क्लासों के एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल किया है, या फिर ह्यूमन के चिक को भी ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल किया है। अंडर द माइक्रोस्कोप, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया है। लेट अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर को वापस याद करते हैं बच्चे जो सेल हमने देखे थे। अनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल, अनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है। उसके पास एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है भाई, बिल्कुल सेल वॉल होती है, प्लांट सेल है। ये आउटर बाउंड्री होती है भाई, जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन। इसके जस्ट अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाहर क्या है? सेल वॉल है।
प्लांट सेल है सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, कोई बड़ी बात नहीं है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक, जो ह्यूमन चिक का सेल है बच्चे, ये एक टिपिकल एनिमल सेल है, इसके आउटर में होती है सेल मेम्ब्रेन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है किसी भी एनिमल सेल का। इनसाइड ईच सेल एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। यहां से हमने डेंस वर्ड उठा के स्ट्रक्चर में आपके सामने लिखा था। एक डेंस स्ट्रक्चर है भाई, मेम्ब्रेन से बाउंड है। एक्चुअली में ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डिटेल में अगर बात करूं तो आगे पढ़ाऊंगा एक एक ऑर्गेनेल्स की डिटेल। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। टर्न्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो बच्चे, जो डीएनए है वो छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना है जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल से बनता है क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम बनता है। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल रहता है। वो जेनेटिक मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। क्लियरिटी आई बच्चे? बहुत ही बढ़िया। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। और ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस से घिरा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है, सॉरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है, लेके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कमी होती है मेम्ब्रेन से घिरे हुए न्यूक्लियस की, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। बोलो क्लियरिटी है टॉपिक में? बहुत ही बढ़िया। दोनों ही जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर सेमी फ्लूइड, कुछ लिक्विड, उसके अंदर कुछ सॉलिड भी, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म मेन एरिया होता है भाई सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। किसी भी प्लांट और एनिमल के सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है यहाँ पर होती है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। एक एक लाइन आपको पहले लिख कर समझा दी है और याद करवा दी है। बोलो बात समझ में आती है? अगली स्लाइड पे लेके चलूँ। अगली स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं नीट के अंदर। 2015, 15, 15, 22, इतने सारे क्वेश्चन एक ही स्लाइड से आए हैं, ध्यान से देखना इसे। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अथर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस के अलावा, बिसाइड्स अलावा, कुछ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन से घिरे हुए, आउटर मेम्ब्रेन से बाउंड किए हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनेल्स बोलते हैं बच्चे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर बोलते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे लाइसोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइक्रोबॉडीज, जैसे वैक्यूल्स, ये सारे क्या है बच्चे? प्रोक्सिसोम जो पढ़ा था बच्चे, वो भी इंक्लूड हो जाएगा माइक्रोबॉडीज के अंदर, डोंट वरी उसका, है ना। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर ऑर्गेनेल्स के, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इन ऑर्गेनेल से, और ये जो ऑर्गेनेल की डेफिनेशन है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बिसाइड्स द न्यूक्लियस, ये पूछी गई थी 2015 के अंदर। क्लियरिटी? उसके बाद देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बच्चे, इनके अंदर लैक होते हैं सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं बच्चे। ये बात पूछी गई है फिर से नीट 2015 के अंदर, है ना, 22 के अंदर ये पूछा गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बस, कब से बोल रहे हैं लेक्चर के अंदर, बस 2 सेकंड बस। चलिए भाई, अब कवर करते हैं अपनी अगली लाइन। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S मिलता है, यूकैरियोटिक के अंदर 70-80 दोनों मिलता है। सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलते, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, इन सब के ऊपर भी मिलते हैं। 2 ऑर्गेनेल्स के अंदर मिलते हैं, एनसीईआरटी बोल रही है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स के अंदर, और रफ ईआर पर भी मिलते हैं। ये सारी लाइनें आपको एक्सप्लेन कर दी है। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। इस सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, डिटेल आगे पढ़ाऊंगा, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में।
सेल को अगर डिवाइड करना है तो क्रोमोसोम को पकड़ के खींचना पड़ता है। रोड लाइक स्ट्रक्चर चाहिए खींचने के लिए, वो रोड लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर होते हैं जिन्हें सेंट्रोसोम प्रोड्यूस करता है। सेल जो है साइज के अंदर बहुत डिफरेंशिएशन शो करते हैं, शेप के अंदर शो करते हैं, एक्टिविटी के अंदर शो करते हैं। भाई एग्जांपल के लिए जो माइकोप्लाज्मा होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है बच्चे, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर की उसकी लेंथ होती है। ये जो है माइक्रोप्लाज्मा की लेंथ ये पूछी गई थी 2022 के अंदर। तो देख सकते हो एनसीईआरटी की लाइन कितनी गहनता से पढ़नी है, एक एक लाइन पे सवाल आ रहा है बच्चे बार बार। जो बैक्टीरिया की साइज होती है बच्चे वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल पहले ही बताया था उस चीज का एक होता है बच्चे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ह्यूमन का जो आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर रखता है। जो नर्व सेल होते हैं बच्चे ये ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो शेप के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है बच्चे। ये डिस्क जैसे हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलम जैसे होते हैं, क्यूब जैसे हो सकते हैं और थ्रेड जैसे होते हैं। थ्रेड का मतलब धागा ऐसा, ठीक है। उसके अलावा क्यूब, क्यूब का मतलब ऐसा सेल हो सकता है, क्यूब देखा है सबने, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा कॉलम, कॉलम मतलब ऐसा है, लंबे लंबे सेल्स हो सकते हैं। पॉलीगोनल बहुत सारी साइड्स वाला ऐसा पॉलीगोनल, ये हेक्सागोनल हो गया। पॉलीगोनल भी इसी के अंदर कंसिडर कर सकते हो। डिस्क लाइक सपोज ऐसा, डिस्क लाइक के अंदर थोड़ा सा ये जो एरिया है ये कॉनकेव सरफेस को प्रोड्यूस करेगा एक साइड से, ये डिस्क लाइक हो गया। उसके अलावा इर्रेगुलर का कोई भी शेप हो सकता है, ऐसा अमीबा जैसा। इतने सारे शेप्स में सेल हो सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे शेप आपको कंसिडर होने चाहिए। जो शेप होता है सेल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उस सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। जिस सेल का फंक्शन जैसा है वो उसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई हो गया। जैसे नर्व सेल इम्पल्स को दूर दूर लेकर जाएगा तो वो लंबा हो गया, बात समझ आती है। जैसे आरबीसी हीमोग्लोबिन इसके ऊपर लगा हुआ है, ये O2 CO2 को लेकर जाएगा, तो उसी प्रकार सारे ऑर्गेनेल को निकालकर बिल्कुल खाली बन गया अंदर से, ओनली सरफेस है आरबीसी की जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन लगा हुआ है, वो O2 CO2 को लेकर जा रहा है। जैसा काम वैसे मॉडिफाई हो गया। जैसे कोलुमनार सेल, इसको प्रोटेक्शन के लिए एपिथेलियम बनानी है तो ये लंबा लंबा हो गया, थिकनेस को बढ़ाने के लिए लंबा लंबा हो गया। अगर थिक सेल कुछ ऐसे लगे हुए रहेंगे तो मोटाई बढ़ जाएगी, प्रोटेक्शन का काम होने लगेगा। जैसे ट्रेकिड, दूर दूर तक पानी पहुंचाना है इसलिए इलोंगेटेड हो गया, खींचकर लंबा हो गया। तो जैसा जैसा फंक्शन है उस सेल का वैसा वैसा क्या हो गया, उसका शेप भी हो गया बच्चे। बोलो बात समझ में आती है। अब एक डायग्राम और है एनसीईआरटी का जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर यूकैरियोटिक सेल का साइज लिखा हुआ है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, पहले याद करा चुका हूं। यहाँ पे वायरस का साइज लिखा हुआ है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, पहले याद करा चुका हूं। यहाँ पर पीपीएलओ का साइज लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर, पहले याद करा चुका हूं। यहाँ पर टिपिकल बैक्टीरिया का साइज लिखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर बैक्टीरिया का सवाल डायग्राम पे आता है तो कितना बताओगे साइज, 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर बैक्टीरिया का सवाल बच्चे लाइन लिखकर आता है, लाइन, तो 3 to 5 माइक्रोमीटर बताओगे। बोलो बात समझ में आती है। ये दोनों चीजें कंसिडर होनी चाहिए। बैक्टीरिया के ही बारे में डायग्राम में अलग डाटा है और लाइन के अंदर अलग डाटा है बच्चे। ये जो बैक्टीरिया का डाटा है ये नीट 22 के अंदर पूछा गया है, ध्यान रख लेना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से याद रख लेना इस चीज को बच्चे। यहां पर मैंने बताया है, देख लो भले, बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसकी साइज यहां पर दे रखी है 1 से 2 माइक्रोमीटर, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो प्रोकैरियोटिक सेल है। बात समझ में आई। अगर बैक्टीरिया की डायग्राम बेस्ड लेंथ आपसे पूछे, क्या पूछे, डायग्राम बेस्ड लेंथ, तो आप बताना 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर लाइन लिखकर बैक्टीरिया की साइज आपसे पूछे तो 3 to 5 माइक्रोमीटर बता देना। बोलो क्लियरिटी है टॉपिक में, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी स्लाइड के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं अपन सेकंड लेक्चर ऑफ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ये सारी स्लाइड टेलीग्राम पे मिली जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है, थोरेक्स 100 को सर्च करेंगे बच्चे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये स्लाइड वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा थोरेक्स 100 यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। थोरेक्स 100 इंस्टा आईडी पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है नीट के लिए। फेसबुक पे भी हमारी चैनल से हैंडल से, व्हाट्सएप पे भी हमारे हैंडल से, आप सारे हैंडल से कनेक्ट हो सकते हो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।